इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हमने जो इसके पहले जो वीडियो देखा था उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपनी शक्तियों को जो है अपने साम्राज्य को बढ़ाया और जो है अपनी जो है जितने भी युद्ध लड़े और भारत में किस तरीके से अपने जो है फ्लैग को जो है या आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम की शक्तियों को और अंग्रेज़ों की शक्तियों को पूरे देश में फैला लिया और एक तरीके से पूरे देश को अपने कंट्रोल में कर लिया, कब्जे में कर लिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अब किसी देश को अगर अपने कब्जे में करना है तो उसके लिए कुछ पैसा चाहिए, कुछ जो है क्या बोलते हैं धन चाहिए, है ना? तो उसके लिए अंग्रेज़ों ने बहुत सारी वित्तीय नीतियाँ बनाई। तो उन वित्तीय नीतियों को देखते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जो है हमने अभी जो है डे 16 हमारा चल रहा है, तो हमने जो है ये ब्रिटिश एक्सपेंशन किस तरह के युद्ध हुए ये सारा कुछ देख लिया। ब्रिटिश पॉलिसी हम देख लेते हैं। तो जो है सबसे पहली चीज़ है कि अभी हमने यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जब हम जो ये हैं अंग्रेज़ हैं इनकी जब हम जो नीतियाँ हैं, सॉरी, वित्तीय नीतियों की बात कर रहे थे, वित्तीय नीतियाँ हैं, जब उनकी बात करते हैं तो उसमें कुछ 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। किस तरीके से अलग-अलग फ़ेज़ आए, है ना? किस तरीके से चरण रहे, किस तरीके से उनकी जो थी हर बार चरण कैसे अलग-अलग चरणों में उनकी क्या-क्या नीतियाँ थी वो। दूसरा उनका जो था कर सिस्टम जो था, वो कर प्रणाली जो थी वो भूमि से रिलेटेड थी, वो कैसी थी। फिर उन्होंने जो रेलवे का जो एक तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस कराया या यहाँ पे जो है उसको लगवाया रेलवे को, उसका क्या उद्देश्य था, क्या-क्या उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। फिर जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो इनका कृषि था, कृषि का जो वाणिज्यिकरण इन्होंने किया, उसका क्या रीज़न था और कैसे जो था वो उसने जो है उस समय के जो किसान था उसको जो है प्रभावित किया। और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो था जो वेल्थ का ड्रेन था, यानी कि जो यहाँ से एक तरीके से जो धन का बहिर्गमन हुआ, वो कैसे उजागर हुआ और कौन-कौन उसमें इम्पोर्टेंट लोग थे जिन्होंने उसके बारे में बताया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो आइए हम जल्दी-जल्दी इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ेंगे, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही, ठीक है? तो पहली चीज़ का पहला फ़ेज़ क्या है, उसे हम बोलते हैं कैपिटलिज़्म फ़ेज़, यानी कि उपनिवेशवाद का प्रथम चरण, ठीक है? तो यानी कि इस तरह की नीतियों को लगाना जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो पाए, परंतु ये जो नीतियाँ थीं जो इन्होंने लगाई ये बेसिकली एक तरीके से कॉलोनियलिज़्म से जुड़ी हुई थी, यानी कि जो ये निवेश कर रहे थे, वो सिर्फ़ इनके भले के लिए था। जिस देश में कर रहे थे उसके भले के लिए नहीं था, जैसे कि भारत। तो पहले जो था इनका जो उपनिवेश का जो पहला चरण रहा वो 1757 से लेकर 1813 तक रहा। 1813 तक इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1813 में एक जो है एक कार्टर एक्ट आता है, यानी कि एक तरह का जो है वो बनाया जाता है, क्या बोलते हैं आपको, लॉ, या आप कह सकते हैं वहाँ के जो विधानसभा होती है या वहाँ का जो पार्लियामेंट था अंग्रेज़ों का, उन्होंने जो था एक तरह का एक जो था कानून बनाया जिसके तहत कोई भी जो था अब कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी आके अब भारत में व्यापार कर सकती थी। परंतु उसके पहले की नीति हमको जानना ज़रूरी है। तो पहले अभी तक जो था कंपनी का एक अधिकार था, उसका मेन एम था जो कंपनी थी यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उसका राजस्व को बढ़ाना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कंपनी के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ जीत सके, अपना विस्तार कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा पाए। और जब ज़्यादा विस्तार होगा तो क्या होगा, धन की लूट होगी। तो यहाँ पे अभी तक इनका फोकस यही था। दूसरी चीज़ थी कि कमर्शियल कैपिटलिज्म, यानी कि वाणिज्य पूंजीवाद था। इसको क्या बोलते हैं, जो इस समय का उपनिवेशवाद था, इसे बोलते हैं कमर्शियल कैपिटलिज्म, यानी कि वाणिज्य पूंजीवाद, यानी कि इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, इस तरीके से धन को लगाना या धन को निकालना जिससे इनका भला हो। इनकी जो है इनका जो जितना भी इंडस्ट्री है या इनका जो जितना भी उद्योग है वो बढ़े, है ना? भारत का उद्योग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है इसमें। तो इस तरीके से ध्यान रखिए। और यहाँ की जो यहाँ का जो बेसिकली जो यहाँ के लोग थे उनको बहुत दिक्कत हुई इस समय, ठीक है? कोई कंपनी इसमें इसमें इंडिया का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर दूसरा जो उपनिवेशवाद का जो द्वितीय चरण था वो 1813 से लेके 1858 तक रहता है। क्योंकि 1858 में एक जो है फिर से एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसके अंतर्गत जो था कंपनी जो है अब जो है एलिजाबेथ जो थी वो ये निकालती है और कहती है कि आप पूरी तरीके से जो है सारी शक्तियों को ख़त्म कर दिया जाएगा और जो है अब कंपनी जो है वो थोड़ा सा अच्छे से जो है सब कुछ करेगी, है ना, लोगों के लिए, और जिसके पास जितना राज्य है वो उतना ही रहेगा। तो हम ये सारे एक्ट बाद में पढ़ेंगे, परंतु अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें क्या बदलाव आया, माइंडसेट में क्या चेंज था, है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो कंपनी थी। परंतु मैं आपको बताऊँ कोई माइंडसेट में चेंज नहीं था, वो सब ऊपर की कहने की बातें थी, वो अंदर ही अंदर जो थे देश को खोखला ही कर रहे थे। 1813 1858 में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति का समय था। कहाँ पर? इंडिया में नहीं था,
ब्रिटेन में था, ठीक है, और 1813 के पास तो कई सारी नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए और कई सारी जो है नई मशीनें बनी, है ना, सिलाई की, या जो है बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस बनी, है ना, या जो है बुनाई की प्रेस बनी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई और इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए इनको क्या दो चीज़ चाहिए थी, कच्चा माल चाहिए था और एक बाजार चाहिए था, और भारत से अच्छी जगह वो कोई नहीं थी। तो ये दूसरे जो इनका द्वितीय चरण था, इसमें ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति जो है वो कौन से उपनिवेशवाद के किस चरण में आती है, तो द्वितीय चरण, आप याद रखिएगा इसको। फिर यहाँ पे जो था कंपनी जो था एक अधिकार समाप्त हो चुका था, जैसे मैंने आपको बताया 1813 के बाद। फिर यहाँ पे जो था भारतीयों का बहुत मतलब जो हस्तकला थी, जो उन लोगों की हैंडीक्राफ्ट था, जो अलग अलग कलाएं थी, वो सारी नष्ट कर दी इन्होंने, क्योंकि ये जो लोग क्या कर रहे थे, सस्ता सामान इंडिया में लाते थे और यहाँ पे बेचते थे। तो अब भाई ये यहाँ का जो व्यक्ति है वो इतना सस्ता तो नहीं बना सकता, क्योंकि वो तो मशीन में बना रहे हैं अंग्रेज, यहाँ तो हाथ से बना रहे हैं, तो हाथ में थोड़ा महंगा होता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ का आदमी ने बोला कि भैया बंद करो सब कुछ और चलो खेती करते हैं, है ना। तो वो लोग वापस चले आए सब लोग, और भू राजस्व प्रणाली जो थी यहाँ पे एक तरीके से बनाई गई, और जिससे जो है कर निकाला जाएगा। तो हम देखेंगे कौन कौन सी थी, और वाणिज्य, कृषि और ये सारी चीज़ें, रेलवे यहाँ पे शुरू करा गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का टाइम, यानी कि औद्योगिक पूंजीवाद, दूसरा चरण जो था। तीसरा चरण जो है वो 1858 से लेकर आज़ादी के समय तक था, जिसमें क्या अलग वो पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, औद्योगिक एरिया था, अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा चेंज हो गया, सर्विस सेक्टर आ गया थोड़ा थोड़ा, है ना, कि वित्त बाजार आ गया, बैंक खुलने लगे, बीमा कंपनियां खुलने लगी। पर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, यहाँ से ऋण तो मिल जाता था पर उसमें ब्याज इतना होता था कि आदमी ब्याज ही देता रह जाता था। कम निवेश करते थे, निवेश ही नहीं कर रहे थे, है ना, ये भारत में निवेश नहीं करते थे पैसे से, या जो जो पैसा यहाँ से जाता था वो अंग्रेज ले जाते थे बाहर। तो ये था। और स्वदेशी उद्योग और कृषि जो था वो पूरी तरीके से ठप हो चुका था। कोई भी अब जो था इंडिया में बहुत ही मतलब कम लेवल पे ही कुछ काम हो रहा था, है ना। तो ये एरिया जो इस टाइम में ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसे बोलते हैं वित्तीय पूंजीवाद, यानी कि फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। तो ये अलग अलग तरह के मैंने आपको बता दिए, ये ध्यान रखिएगा कौन से चरण में थे, इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। फिर आता है इंडिया में रेलवे। तो याद रखिए पहली बार जो रेलवे चली थी वो कहाँ चली थी, 1853 में चली थी, बॉम्बे ठाणे। पर पहली बार बिछाई कहाँ गई थी, कलकत्ता से रानीगंज में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर प्रथम रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था, 1903 में। आज भी रेलवे बोर्ड हैं बहुत सारे। और कर्जन जो है वो बेसिकली क्या था, थॉमस रॉबर्टसन कर्जन जो था उसने इसका गठन करवाया था। कर्जन कौन था, ये एक वाइसरॉय था, ठीक है, उस समय का, 1913 में, 1903 में, याद रखिएगा। और थॉमस रॉबर्टसन जो थे इसके चेयरमैन बनाए गए थे प्रथम रेलवे बोर्ड के। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1921 से 1922 में एक बर्थ आयोग आता है, जो कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर देता है। इतना पॉइंट आपके लिए बहुत है, इंपॉर्टेंट है। रेलवे की शुरुआत जो थी जब करवाई गई थी, तब लॉर्ड डलहौजी जो था वो आपका गवर्नर जनरल था। यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी आप अपने नोट से अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले तो आप वो भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। लैंड, फिर क्या क्या पॉलिसीज़ रहीं, है ना। देखिए मैंने आपको कल बताया था ना कि जब बंगाल पे विजय कर लिया तो उस समय वहाँ पे डुअल जो था एक तरह की गवर्नमेंट चल रही थी, है ना। यानी कि जो मतलब जो राजस्व था वो बेसिकली कंपनी के पास था, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो देख रहे थे निज़ाम, जो भी उस समय वहाँ के नवाब ववाब थे, ठीक है। परंतु उससे जो था ना एक तरह से करप्शन हो रहा था बहुत ज़्यादा, है ना। और जो है कंपनी जो थी वो नहीं चाहती थी इस तरीके से हो। तो जो वॉरेन हेस्टिंग होता है, जब वॉरेन हेस्टिंग का नाम याद रखिएगा, 1772 में ये क्या करता है, एक सिस्टम लेके आता है। इसे क्या बोलते हैं, 5 वर्षीय इज़्ज़तदारी प्रणाली। इसमें क्या होता था, इज़्ज़तदारी प्रणाली में नीलाम किया जाता था। जैसे मान लीजिए एक आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, उसको नीलाम किया जाएगा और फिर उसको कह दिया जाएगा कि तुमको इसमें से हर महीने या हर साल में 10 रुपये निकाल के कंपनी को देना है। तो इस तरीके से 5 वर्ष के लिए दिया जाता था ये ज़मीन। समझ में आ गया। फिर 1 वर्षीय इसी तरीके से दिया जाता था। पहले 5 वर्षीय हुआ, बाद में उसे चेंज करके 1 वर्षीय कर दिया गया, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम थी, कभी कभी वसूली घटती बढ़ती रहती थी, है ना। कृषि का शोषण हो रहा था इसमें, और धन की कमी हो रही थी, किसको, कंपनी को। तो इन्होंने 1 साल का कर दिया, परंतु मज़ा नहीं आया, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इन्होंने क्या किया, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किससे क्या जुड़ा हुआ है, बस इतना ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, वो जमींदारी प्रणाली लेके आता है। प्रारंभ में तो ये 10 वर्षीय की थी, पर बाद में ये क्या कर देता है, इसको परमानेंट सेटलमेंट कर देता है, यानी कि स्थायी जमींदारी कर देता है, कि जिसको दे दिया अब उसी के पास रहेगी, पर तब तक रहेगी जब तक आप कर दे रहे हैं। अगर आपने नहीं दिया तो आपसे ज़मीन ले ली जाएगी और उसको फिर से वसूली, उसका जो है फिर से क्या करी जाएगी, उसका वो करा नीलामी करी जाएगी। तो ये ध्यान रखिए। अब इसमें होता क्या था, जब कोई नहीं दे पाता था अब उसकी नीलामी करते थे, तो इसमें बहुत सारे लोग होते थे जो उनके पास पैसा होता था, वो लोग खरीद लेते थे, पर किसी और
वहाँ पे ज़मीन को देखने ही नहीं जाते थे और किसी और आदमी को वहाँ रख देते थे कि जाओ ज़मीन को देखो। तो उसको एक शब्द दिया गया, उसे बोलते हैं उपसामंतीकरण, ठीक है, सब लैंडलॉर्डिज्म। और जब वहाँ पे देखने नहीं जाते थे तो जो है एक तरीके से क्या होगा कि कुछ ना वहाँ पे जो है कोई भी किसान का जो ज़मीन है उसके अंदर कितना पैसा लगाना है कुछ कोई नहीं देखेगा। तो वो जो है एक तरीके से जो किसानी थी वो भी, एग्रीकल्चर और कृषि जो था वो एक तरीके से बेकार होने लगी, है ना। तो ये बहुत किसानों के लिए बहुत ही खराब था ये ज़मींदार प्रणाली, ठीक है। याद ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में दी थी। और कोई भी कर की स्पष्टता नहीं थी, ये भी प्रॉब्लम थी इसमें। परंतु अगर देखा जाए तो सरकार इसमें जितना भी वसूल किया जाता था इन जमींदारों के द्वारा, उसमें से 10/11 ले लेती थी और 1/11 इन जमींदारों को दे देती थी। ये था इन लोगों का, जो आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो, इन्होंने, और ये किस एरिया में थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये थी 20% इंडिया में, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, इस एरिया में इसको किया गया था। किसको? जो आपका ये थी जमींदार प्रणाली, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर इसका एक सूर्यास्त का नियम था, मतलब का सूर्यास्त का नियम किसमें था? जमींदार प्रणाली में। क्या था कि अगर कोई जो है वो ये नहीं देगा, अपना कर नहीं दे पाया, तो जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें क्या हुआ? दूरवासी जमींदारी का जन्म हुआ, यानी कि एब्सटेंसिज्म लैंडलॉर्डिज्म, यानी कि अगर वहाँ पे एक तरीके से जमींदार, मतलब अब आप देखिए, जब सूर्यास्त का नियम हो गया तो यानी कि आपकी नीलाम कर दी गई ज़मीन। अब ज़मीन नीलाम कर दी गई, मान लीजिए आपने खरीद ली। अब आप तो रहते हैं शहर में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और ज़मीन आपकी वहाँ है, तो आप देखने कहाँ जाएंगे, है ना, देखने जाएंगे नहीं। तो वहाँ की ज़मीन की जो, सिर्फ आप क्या करते हैं, पैसे लेने जाते हैं, पैसे लेके अपना चले आए। अब ज़मीन पे क्या हो रहा है, उसका क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके अंदर उसको और अच्छा करना चाहिए, उपज करना चाहिए, वो सब नहीं हुआ। तो उसको एक क्या बोला गया? दुर्वासी जमींदारी का नाम दिया गया, एब्सटेंसी लैंडलॉर्डिज्म, ठीक है। और उसी के वजह से एक प्रॉब्लम और हुई, जो कि सब लैंडलॉर्डिज्म। तो आप तो शहर में बैठे हैं, तो आपने कहा चलो ठीक है नत्थूलाल, तुम जाके जो है, आपका दोस्त है नत्थूलाल, उसको आपने बोला कि तुम जाके उसको ज़मीन को देखो। तो वहाँ पे जिसको लेना ना देना उस ज़मीन से, वो जाके उस ज़मीन को देख रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया? सब लैंडलॉर्डिज्म। तो ये दोनों तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। सूर्यास्त का नियम, दुर्वासी जमींदारी और उपसामंतीकरण, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक कहाँ पे हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के बारे में हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया? किसान की भूमि का स्वामी और करदाता। इसमें क्या था? जो किसान था वो जो था स्वामी नहीं था, इसमें जमींदार ही स्वामी था। पर यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे किसान स्वामी था और करदाता भी था, ठीक है। और इसको क्या बोला इन्होंने? इस जो सिस्टम ये लोग लेके आए, इस सिस्टम का नाम क्या था? इस सिस्टम का नाम था रयोतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पर रयोतवाड़ी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जो है बारामहल जिले में सर्वप्रथम इसको शुरू किया गया था 1792 में। तो ये नाम याद रखिएगा, बारामहल जिले में, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से एरिया में इसे किया गया। तो किसान उत्पादन, अब इसमें क्या होता था कि रेतवारी में, क्योंकि अब डायरेक्टली आप किसान को क्या करना होता था, अब बीच में ज़मींदार नहीं है, तो किसान डायरेक्टली जो है एकदम बिल्कुल सीधे सीधे जो है वो सरकार को ही कर देता था, ठीक है, रयोतवारी में। तो और सरकार अपना मनमाना भी चला देती थी कभी कभी। तो सरकार, इसमें किसानों को बहुत नुकसान होता था। और अगर आप नहीं दे पाए तो किसान को अपनी ज़मीन भी देनी पड़ जाती थी। तो कितना खतरनाक था ये, ठीक है ना। और सरकार इसमें 1/3 तो टैक्स ले लेती थी। सोचिए 33% टैक्स, मतलब पीठ टूट जाएगी गरीब किसान की। तो और ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल था? 50% इंडिया में, यानी कि नीचे मद्रास के एरिया में, ये वाला एरिया, बॉम्बे के एरिया में और डेक्कन के एरिया में, ये पूरे एरिया में, यहाँ तक आप समझ लीजिए पूरा कौन था? रयोतवारी। यहाँ पे क्या था आपका? यहाँ पे आपका ज़मींदारी सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं बाकी के एरिया में क्या था। तो यहाँ पे हम जब आगे चलते हैं तो आता है होल्ट मैकेंजी ने एक शुरू किया, इसका नाम था महलवाड़ी सिस्टम। ये क्या करते थे? एक गांव को एक महल का दर्जा दिया जाता था। मान लीजिए एक गांव को एक ग्रुप का नाम दे दिया, ग्रुप 1, वो बोलते हैं महल, ठीक है। अब क्या होगा? उस ग्रुप 1 में, उस महल में एक हेड बनाया जाएगा, ठीक है, उसको मुखिया बोलेंगे। गांव का वो मुखिया भी हो सकता है या कोई प्रतिनिधि भी हो सकता है। और वो क्या करेगा? सभी लोगों का गांव में कर इकट्ठा करेगा। जब मान लीजिए सबका इकट्ठा करके 100 रुपये हुआ, और वो सीधे गवर्नमेंट को दे देगा। इस तरीके से होता था। अब किसी के पास इतनी ताकत है तो अपनी मनमानी भी कर सकता है, तो यही प्रॉब्लम इसमें देखने को मिली। अब वो अपने मन से भी कर इकट्ठा कर लेते थे, तो वो भी प्रॉब्लम इसमें थी एक। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी, ठीक है।
भूस्वामी और भू राजस्व का संयुक्त रूप ये इसमें देखने को मिलता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आपको ये नाम याद होने चाहिए पहली चीज़, और किसने कौन सी प्रणाली दी। जैसे कि इन्होंने रैयतवाड़ी दी, इन्होंने महलवाड़ी दी, इन्होंने जमींदारी दी, इन्होंने इजरदारी प्रणाली दी, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें थी, कहाँ कहाँ पे था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब ये जो था 30% इंडिया में था, कहाँ कहाँ, एक तो यूपी, पंजाब और एमपी। तो देखिए यहाँ पे जो था मैंने आपको बताया, नीचे क्या था, जमींदारी नहीं, यहाँ पे रैयतवाड़ी था। यहाँ पे जमींदारी, यहाँ रैयतवाड़ी, यहाँ पूरा महलवाड़ी। ठीक है, महलवाड़ी। तो ये इस तरीके से इंडिया में कर का जो था कर लिया जाता था ज़मीन से, और जो ब्रिटिश, जो यहाँ पे राजा लोग, मतलब ब्रिटिश के जो गवर्नर थे, जो पूरा चला रहे थे सिस्टम, उसको जो चलाने का पैसा खर्चा सब यहाँ से निकलता था, ज़मीन से निकलता था, और वो इस तरीके से चला रहे थे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ईजी मैंने बता दिया। टाइमलाइन आप लोग देख लीजिए, नाम क्या क्या मैंने आपको बता दिए, क्या क्या कठिनाइयाँ थी, टैक्स कितना लिया जाता था, इसमें कोई निर्धारण नहीं था तो कोई टैक्स था नहीं, मन माफिक लेते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए कीवर्ड्स, और कहाँ कहाँ थे ये दिखा दिया आपको। तो इस तरीके से आपका कर प्रणाली कंप्लीट। ठीक है, अब हो जाता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यीकरण। देखिए ये क्यों किया गया था, बस इतना ध्यान रखिए क्यों किया गया था। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अत्यधिक कर को चुकाना परंपरागत फसलों में मुमकिन नहीं था। तो एक तरीके से कृषि का जो वाणिज्यीकरण हुआ वो क्यों हुआ, किसान के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है, कर लगा हुआ है, किसान सोचेगा कुछ ऐसा उगाओ भाई जिससे पैसा मिले। तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, परंपरागत जो फसल उगा रहे हैं जैसे गेहूँ है, चावल है, वो नहीं उगाएंगे। अब क्या उगाएंगे हम लोग, अब हम लोग नील उगाएंगे, अफीम उगाएंगे, तो इस तरीके से उगाने लगे। ठीक है, तो उससे जो है एक तरीके से ये जो था, जो पहले खाने का उत्पादन हो रहा था वो भी कम हो गया, और इसको क्या बोला गया, कृषि का वाणिज्यीकरण बोला गया। अब दूसरा चीज़ क्या था, अब औद्योगिकरण हो रहा था ब्रिटेन में। ठीक है, जो वहाँ का लंदन था, जो वहाँ का अंग्रेजों का जहाँ रहते थे, वहाँ पे औद्योगिकरण हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। उसको जो था एक बैकअप चाहिए था। क्या बैकअप चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था ना, एक तरीके से कच्चा कच्चा माल चाहिए था। तो वो कच्चा माल कहाँ से मिल सकता था, जहाँ पे मजबूत कृषि आधार हो। तो वो कहाँ से हो सकता था, भारत में हो सकता था। तो इसलिए भी यहाँ पे जो था कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। ये सर रीज़न है क्यों हुआ। ठीक है, किसान को ज़्यादा मुनाफे की जो था उत्प्रेरणा थी, वो चाहता था और ज़्यादा पैसा मुझे मिल जाए, इसलिए भी उसने जो था ये सारा चीज़ उगाना शुरू करा। और देशों पर उत्पादन निर्भरता को समाप्त करना था। किसको करना था, दूसरे देशों में उत्पादन निर्भरता। जैसे मान लीजिए अंग्रेज हैं, तो वो अमेरिका से कोई सामान ले रहे थे, कॉटन ले रहे थे, है ना, यहाँ पे कॉटन भी होगा। ठीक है, सूत, तो जो है कॉटन ले रहे थे। ऐसे ही वो लोग थे कैरेबियन एक जगह, वहाँ से कुछ चीज़ें ले रहे थे। ऐसे ही अफ्रीका से कुछ चीज़ें ले रहे थे। वो चाहते थे कि हम लोग जो हैं किसी एक जगह पे निर्भर ना रहें। तो वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए भारत में ये सारी चीज़ें लेके आए। तो ये सारे रीज़न थे जिनकी वजह से भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। बस इतना याद रखिएगा क्या क्या रीज़न थे। उसके बाद धन की जो है बहिर्गमन हुआ, जो मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ इसको बोलते हैं। तो ये जो था किसने उजागर किया, देखिए जो इंडिया में इतना सारा कुछ हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, परंतु क्या अंग्रेज क्या करते थे, अलग अलग रूप से अपने खर्चे दिखाते थे, और इंडिया का पैसा जो था यहाँ से ले जाते थे बाहर। अंग्रेज फॉरेन में ले जाते थे, मतलब अपने लंदन ले जाते थे, ब्रिटेन में ले जाते थे, वहाँ यूज़ करते थे। और जो भारत में पैसा भारत का यूज़ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। तो इसको सबसे पहले दिखाया दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, बस हिंदी में लिख लेना है। ठीक है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, नाम याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। और इन्होंने एक नोट लिखा, इन्होंने एक छोटा सा लेख भी लिखा था, वो था इंग्लिश इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इस दोनों में इन्होंने बताया किस तरीके से जो है अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, भारत पे जो है ये जो है आपका एक तरीके से इकोनॉमिक ड्रेन, यानी कि वेल्थ ड्रेन, यानी कि धन का बहिर्गमन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, और इनके इस कथन को कब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने एक सेशन में भी जो है एक्सेप्ट किया था, मतलब कि उन्होंने माना था कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं दादा भाई नौरोजी, और ये कर रहे हैं अंग्रेज। वो था 1896 में। ठीक है, दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने भी ये बात बोली थी। फिर तीसरे थे आरसी दत्त, जो कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब लिखते हैं, जिसको पहली किताब भी बोला जाता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आरसी दत्त ने जो ये किताब लिखी थी, और इन्होंने ये वाली किताब लिखी थी। और जी सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस बारे में बोला। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा कि कौन ऐसे इनमें से व्यक्ति है जिसने जो था
ये किताब लिखी था, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इंडिया? या इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने जो था एक ये वाली किताब लिखी? या कौन सी किताब को जो है फर्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री बोलते थे? 2-3 किताबें दे देंगे, ये वाली किताब दे देंगे, ये वाली किताब दे देंगे। या जो है ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कि जिसने धन की बहिर्गमन के बारे में कुछ भी नहीं बोला? तो उसमें जो है और 2-4 नाम दे दिए जाएंगे, इनका नाम होगा, इनका नाम होगा, इनका नाम होगा, और फिर आपको निकालना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये जो थी, ये था आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ जो है ब्रिटिश पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जिसके बारे में हमने पढ़ा, अंग्रेज़ों की जो वित्तीय नीतियाँ थी और किस तरीके से उसने भारत पे प्रभाव डाला। तो अभी जो है आज के लिए हमने जो है काफ़ी अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति, और जो है उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और आने वाले 6-7 दिनों के अंदर हम जो है अपना मॉडर्न इंडिया जो है ख़त्म कर लेंगे। तो इसी के साथ जो है मैं जो है अपना इस लेक्चर को विराम दूँगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।